हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का न्यू 11th साइंस है, चैप्टर नंबर 11, मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में मोशंस को समझेंगे और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके मेथड्स के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है? अगर हमारी पोजीशन में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, टाइम के हिसाब से अगर हमारी पोजीशन में चेंज होता है तो ये हम इसे मोशन कह सकते हैं। ठीक है, देखो, मॉडर्न लाइफ इज फास्ट एंड बिजी। बिल्कुल, यू कैन सी द रोड्स एंड स्ट्रीट फुल ऑफ द कार्स, बसेज, मोटरसाइकिल्स एंड मैनी अदर्स टाइप ऑफ द व्हीकल्स. We use different kinds of vehicles to travel that you know already, and the mode of the transportation on one select depends largely on the distance one has to be cover. यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन के मोड को इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अगर हमें, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस वन में प्रिफेयर यूजिंग बाइसिकल। अगर शॉर्ट डिस्टेंस से हम बाइसिकल को प्रिफेयर करते हैं या फिर एक मोटरसाइकिल को प्रिफेयर करते हैं। बट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस मैनी में यूज ए कार, तो हम कार, बस या फिर ट्रेन को हम प्रिफेयर करते हैं। वाइल फॉर ट्रैवलिंग वेरी लार्ज डिस्टेंस, और अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है तो हम उसको ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन से फॉर वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि पीपल हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस एंड टू बी द मून इन स्पेस क्राफ्ट्स। ठीक है, और स्पेस और मून यानी कि उनकी तो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, तो वहाँ पर हम स्पेस क्राफ्ट्स का यूज करते हैं। ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। तो जितने भी मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो आपके ब्रॉडली तीन होते हैं। एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ज़मीन पर चलने वाले, ठीक है, यानी कि जो रेलवे जो रोड्स पे चलते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पे चलते हैं, वो सब लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे जो एक तरह से ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें कार है, ट्रक है, बसेज है, लॉरीज है, मोटरसाइकिल्स है, साइकिल्स है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के। लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद अगला जो आपका ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें आपके शिप्स हैं जो कि वाटर में क्या करते हैं, चलते हैं और आपके ट्रांसपोर्टेशन के वर्क को परफॉर्म करते हैं। देखो, ट्रैवलिंग थ्रू वाटर्स इन रिवर्स, कैनल्स एंड सीज आर ओशंस कंस्टिट्यूट वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, कुछ व्हीकल्स होते हैं जैसे बोट्स है, शिप्स है, ठीक है, होवरक्राफ्ट्स है, स्टीमर्स है, ये सभी क्या है, वाटर में ही चलते हैं, इसलिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, सबमरीन्स भी वाटर में ही चलती है। अगला आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें आपके एरोप्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। ठीक है, ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस को एक शॉर्ट टाइम में कवर कर लेता है। देखो, लार्ज डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर कर लेता है, बट इट इज़ रिलेटिवली कॉस्टलायर, यानी कि ये कॉस्टली होता है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है तब जाके हम ट्रैवल कर सकते हैं। आगे कुछ एक्टिविटी फर्स्ट है, सिट इन ग्रुप्स ऑफ फोर, डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईच चाइल्ड यूजेज द कम टू स्कूल। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा, फिर वो कौन से ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करता है अप्रॉक्स डिस्टेंस के लिए, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आगे हम पढ़ रहे हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं।
ये कुछ यहाँ पर एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं कि पहले के ज़माने में हम पैदल ही चलते थे। फिर हम देखें तो कुछ एनिमल्स का यूज करने लग गए, हम एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स पे हम ठीक है घूमने लग गए। उसके बाद में एनिमल्स को एक हमने जब व्हील का इन्वेंशन हो गया था तब ठीक है ये जो हॉर्स कार्ट इस पर हम यूज करने लगे। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, हाउ डिड द पीपल ट्रेवल इन एंशियंट टाइम्स व्हेन नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर अवेलेबल इन द पीपल ट्रेवल ऑन द फुट्स। ठीक है, पहले के ज़माने में कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम जो है सभी लोग अपने फुट पर ही ट्रैवल करते थे वन पैलेस टू अनदर पैलेस। नेक्स्ट है व्हेन अर्ली मैन स्टार्टेड टेमिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। जब अर्ली मैन एक तरह से एक जगह पर रहकर एक जगह पर रुक कर रहने लगे और कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करने लगे, तब जाके वो एनिमल्स को यूज करने लगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एनिमल्स में लाइक हॉर्स है, कैमल्स है एंड एलिफेंट्स है, इनको वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे और अपने कैरी गुड्स को भी कैरी करते थे। आफ्टर सम टाइम मैन डिस्कवर्ड दैट could use planks of wood to cross वाटर बॉडीज। उसके बाद वुड के जो प्लैंक्स होते हैं उनको वाटर बॉडीज में को क्रॉस करने के लिए उनका यूज करने लग गए। ही लर्न दैट आर्ट ऑफ टाइंग प्लैंक्स ऑफ द वुड, यानी कि वुड के जो प्लैंक्स थे, लट्ठे थे, उनको एक तरह से टाई करना यानी कि बांधना वो सीख गए थे। एंड गिविंग दैम ए शेप ऑफ बोट, और उनको बोट की शेप देना भी सीख गए थे। उसके बाद में आपका बोट का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी व्हील का जब इन्वेंशन हुआ था, व्हाट अबाउट ए रेवोल्यूशन इन द मोड ऑफ द ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग में एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि व्हील के ऊपर ही तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा डिपेंड होता है। तो एनिमल्स पर यूज टू पुल कार्ट्स। ठीक है, फिर एनिमल्स को यूज करने लगे ना पुल कार्ट्स को पुल करने के लिए विथ व्हील्स, जैसे तांगाज है, प्लग कार्ट्स है। ठीक है, लेटर ट्रैवलिंग ऑन व्हीकल्स विथ व्हील्स, जैसे बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, मेड ट्रैवलिंग फास्टर एंड द मोर कंफर्टेबल। इनसे ट्रैवलिंग ज़्यादा फास्टर हो गई और कंफर्टेबल हो गई। टुडे व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, कार्स, स्कूटर्स, रिक्शास, ट्रेन्स ऑल द मूव ऑन द व्हील्स। तो जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे आज के टाइम में वो सभी व्हील्स पे ही मूव करते हैं। तो यानी कि व्हील्स का इन्वेंशन एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, एक तरह से रेवोल्यूशन थी इन द व्हीकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद हम देखते हैं तो फिर इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का। ठीक है, तो स्टीम इंजन वाज येट अनदर लैंडमार्क, इट लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेन्स ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो स्टीम इंजन आए तब जाके ट्रेन्स है, कुछ ऑटोमोबाइल्स है वो भी आने लगी, फिर शिप्स भी इससे बनने लग गए, मोटराइज शिप्स जो कि मोटर से ट्रेवल करते थे। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में सॉ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, मोनोरेल्स का इन्वेंशन हुआ, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बने, स्पेस क्राफ्ट्स बने एंड काफ़ी सारी चीज़ें आज हमारी 20वीं सेंचुरीज में अवेलेबल है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखते हैं मेजरमेंट, यानी कि हम किसी भी मोशन को, किसी भी लेंथ को, किसी भी डिस्टेंस को किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो देखो, मेजरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर डेली लाइफ। वी ऑफ्टन हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैलेसेज एंड द टाइम पास्ड बिटवीन द टू इवेंट्स एंड द बॉडी टेम्परेचर व्हेन समवन इज इल। तो यानी कि हमें मेजरमेंट जो है हमारी एक तरह से लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम हर जगह मेजरमेंट करते हैं। चाहे हम बीमार होंगे तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, या फिर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना होता है। ठीक है, टेलर भी दे टेलर भी मेजर करता है हमारे बॉडी की लेंथ। ठीक है, ताकि हमारे जो है क्लॉथ ऑफ पीस उसको स्टिच कर सके। ठीक है, कारपेंटर भी, उसको भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि मेजरमेंट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड टू बी कंपेयर मैनी थिंग्स। बिल्कुल सही बात है, हम काफ़ी चीज़ों की कंपेयरिंग करते हैं। विच इज़ फर्दर फ्रॉम द अर्थ एंड द मून्स ऑफ मार्स, यानी मार्स मून की डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने मनोज और मोहन में से कौन टॉलर है, कौन स्मॉलर है, हर चीज़ का मेजरमेंट हम
करते हैं। सो मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननो क्वांटिटी, यानी कि अननो क्वांटिटी को कंपेयरिंग करते हैं विथ ए फिक्स्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास जो फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे आपके पास दो थिंग्स हैं, कौन मतलब किस में वेट ज़्यादा है किस में कम है, तो हम उनका कंपैरिजन करते हैं किलोग्राम, जो कि हमारे पास फिक्स एक क्वांटिटी एक यूनिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड विथ विच द मेजरमेंट इज कंडक्ट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जिस चीज़ से मेजर किया जाता है वो आपकी यूनिट होती है। जैसे अभी मैं वेट मेजरमेंट कर रहा हूँ तो आपकी किलो यूनिट हो गई, अगर डिस्टेंस मेजर करूँगा तो आपकी मीटर में मीटर एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और मीटर में आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी अगर हम किसी चीज़ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो ये मेजरमेंट्स की यूनिट्स है। अब हम देखें कि एंशियंट टाइम में जो मेजरमेंट है वो एक्चुअली में किस प्रकार किया जाता था। ठीक है, हमारे पास आज कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं तो हम अपनी स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट कर लेते हैं, बट पुराने समय में ऐसी यूनिट्स नहीं थी। तो उस टाइम लोग क्यूबिट, आर्म लेंथ या हैंड स्पान या फिर फुट स्टेप के अकॉर्डिंग ही अपनी लेंथ को, अपने जो भी मेजरमेंट है वो करना होता था उसे करते थे। क्यूबिट आपको पता है आपके हैंड्स की ये जो लेंथ है इसको क्यूबिट बोलते थे हम। ठीक है, हैंड स्पान मतलब है हमारे इस उंगली और इस उंगली के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक हैंड स्पान बोलते थे। और ये हमारी आर्म लेंथ है, यानी कि पूरी आपकी ठीक है शोल्डर तक की जो लेंथ है ये आर्म लेंथ है। ये आपके फुट का स्टेप है एक, है ना, 1 फुट स्टेप दिस इज। सो हम इन सब चीज़ों का यूज करते थे एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन एंशियंट टाइम, नॉट नाउ। ठीक है, अभी भी हम कर लेते हैं, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सभी जो होती हैं आपकी एक्यूरेट नहीं होती हैं। ठीक है, रिलायबल नहीं होती है। देखो क्यूबिट क्या होता था, ए डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट, यानी कि मिडिल फिंगर से टिप का और एल्बो का जो आपका डिस्टेंस होता था ये आपका 1 क्यूबिट है। हैंड स्पान क्या होता है, द लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब का टिप और आपके जो लिटिल फिंगर है उसका टिप, इसका जो डिस्टेंस होता था वो आपका हैंड स्पान होता था। आर्म लेंथ जो होती थी आपकी, ठीक है, शोल्डर से लेके मिडिल फिंगर तक का जो लेंथ होता था वो आपका आर्म लेंथ होता था। फुट स्टेप आपके टो और आपके हिल के बीच का डिस्टेंस आपका फुट स्टेप होता था। तो ये कुछ डिस्टेंस को मेजर करने के एंशियंट टाइम के मोड्स हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, यू विल ऑब्जर्व द मेजर टेकन बाय यू एंड योर फादर मदर डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द बॉडी साइज क्लियरली, यानी कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है, अगर आप मेजर करोगे तो आपका हैंड स्पान छोटा है तो आपकी, ठीक है, मेजरमेंट डिफरेंट आएगा। बट अगर कोई आपके पापा मेजर करें, ठीक है, तो उनका हैंड स्पान या उनका फुट स्टेप जो है बड़ा होता है तो उनका डिफरेंट आएगा। तो क्लियरली दीज वेज ऑफ मेजरमेंट आर नॉन एक्यूरेट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टैंडर्ड, अवॉइड कन्फ्यूजन, यानी कि इनको हम, इनसे क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो होते हैं स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। तो पीपल रियलाइज्ड, लोगों को एहसास हुआ कि द नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड का उन्हें एहसास हुआ। ठीक है, और उन्होंने मेजरमेंट को स्टार्ट किया। मेजरमेंट विच रिमेंस कांस्टेंट ऑफ एवरीवन, यानी मेजरमेंट एक यूनिट्स होती हैं जो कि सभी के लिए सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने पढ़ लिया है कि जो एंशियंट टाइम में यूज करते थे वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता था, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। तो फॉर द sake of uniformity, scientists around the world expected a set of standard units, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं उन्हें भी लगा कि भाई एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाके इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि एसआई यूनिट्स बनाई गई थी। वो यूनिट्स कुछ आपकी नीचे दे रखी हैं। देखो, लेंथ को है हम मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ की जो एसआई यूनिट्स होती है वो मीटर होती है। पूरा वर्ल्ड लेंथ को मीटर में ही मेजर करता है। ठीक है, अब एसआई यूनिट मीटर होती है और इसका सिंबल एम होता है, स्मॉल एम। ठीक है, ऐसे ही टाइम, तो टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। अब कहोगे आप सर हम तो हावर्स में भी करते हैं, मिनट्स में भी करते हैं। ओके, हावर्स और मिनट्स आपकी सेकंड से बड़ी यूनिट्स हैं, बट
ऐसा यूनिट्स आपकी सेकंड है। फिर मास की बात करते हैं तो केजी है, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ये आपका मास का सिंबल यानी केजी होता है। सेकंड का आपका एस होता है। और टेम्परेचर की बात करें हम तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट्स केल्विन होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लेंथ, टाइम और मास एंड टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स दे रखी हैं। अब बच्चों ऐसा यूनिट्स ये हैं, लेकिन बात करें लेंथ की तो लेंथ को हम किलोमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू लेंथ होता है। ठीक है, अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो आप बड़ी यूनिट्स यूज कीजिए, छोटी है तो छोटी यूनिट्स यूज कीजिए, बट स्टैंडर्ड यूनिट्स तो यही रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सम यूजफुल रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास। ठीक है, तो देखो लेंथ्स की यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। केजी में बात करें तो आपके थाउजेंड्स, सॉरी किलोमीटर में बात करें तो थाउजेंड्स मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है कि हम अगर बड़ी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो बड़ी यूनिट से लीजिए, छोटी को मेजर करें तो छोटी लीजिए, और स्मॉल को मेजर कर रहे हैं तो वेरी स्मॉल लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मास की। तो 1 ग्राम जो होता है आपके, 1 मिनट, उसमें 1000 mg होता है यानी कि मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होता है। 1 कुंटल में आपके 100 किलोग्राम होता है। और 1 मीट्रिक टन में आपके 10 कुंटल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट्स हैं। फिर टाइम की बात करते हैं तो टाइम को पता ही है आपको कि 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड से मिलके आपका 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट से आपका 1 आवर बनता है, और आपके 21 आवर से आपका डे बनता है, और 365 डे से 1 ईयर बनता है, और 10 ईयर से आपका डिकेड, और 10 डिकेड से आपका सेंचुरी, और सेंचुरी से 10 सेंचुरी मिलके आपका 1 मिलीनियम बनता है यानी कि 1000 ईयर्स बनता है। तो ये आपके कुछ बड़ी यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंस। तो देखो लेंथ को मेजरमेंट करने की यूनिट मैंने बता दी, मीटर होती है। ठीक है, बट कुछ मीटर से छोटी भी यूनिट्स होती है, जैसे सेंटीमीटर मीटर का छोटा पार्ट होता है। ठीक है, सेंटीमीटर से भी और छोटी होती है, मिलीमीटर या एक छोटा पार्ट होता है। बट मीटर से बड़ी एक और यूनिट होती है, वो किलोमीटर होती है। ठीक है, तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि कॉमनली यूज्ड ऑफ टूल्स मेजर ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर मीटर्स स्केल। ठीक है, मीटर रॉड एंड मेजरिंग टैप डिपेंडिंग ऑन विच इज कॉन्विशन टू गिवन। देखो यहाँ पर आपके मीटर टैप होती है जो कि आपकी लेंथ को मेजर करती है। एक आपकी मीटर टैपर होती है। ठीक है, मीटर स्केल्स होती है। तो हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है ना। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को यूज करते हैं तो हम टैप का यूज करते हैं, तो ये भी मीटर टैप है। और अगर हम सीधी चीज़ों को यूज करते हैं तो मीटर स्केल का यूज करते हैं। आगे एक्टिविटी 5 है कि विच टूल्स विच यू यूज टू मेजर लेंथ ऑफ द, ओके। पेंसिल की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर टैप का यूज करेंगे। साड़ी के लिए हम मीटर टैप का यूज कर सकते हैं। नोटबुक के लिए भी मीटर टैप या फिर हम मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, और शर्ट के लिए भी हम मीटर टैप का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल। स्केल से हम कैसे प्रकार लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो देखो स्केल से लेंथ मेजर कर तो सकते हैं, बट हमें केयरफुली करना है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट आपका कि आपके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप एक स्केल से एक पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। पहले से 15 स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टू बी मेजर। सबसे पहले आपको जिस लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, उसको स्केल के अकॉर्डिंग रखो। देखो द इनिशियली रीडिंग मस्ट क्लियरली स्टार्टिंग एट डिजिट मार्क्स। ठीक है, नॉट इन बिटवीन द मार्क्स, ओके। यानी स्टार्टिंग में आपके जहाँ से डिजिट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको वो पुट करना है। फिर स्केल शुड बी रेस्ट अलोंग द ऑब्जेक्ट। स्केल को सीधा रखना है और जीरो से स्टार्ट करना है। देखो द जीरो मार्क्स ऑन द स्केल शुड कोइंसाइड विथ वन ऑफ द एंड। यानी कि एक तरफ जीरो होना चाहिए और एक तरफ आपके 1 2 3 सेंटीमीटर होते हैं। आपको इस टाइप से मेजर करना है ताकि आपका मेजरमेंट सही आए। यहाँ पर पहला डायग्राम बता रखा है, तो देखो इसमें रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग वे टू मेजर लेंथ, बिकॉज यहाँ पर जो स्केल आपकी वो टूट रही है, यानी कि प्रॉपर स्केल नहीं है ना।
तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि स्केल ही आपको प्रॉपर नहीं है तो फिर आगे मेथड भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, ये भी आपका रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि आपने स्केल को टेढ़ी कर रखा है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। पेंसिल सही है बट स्केल टेढ़ी है। और आगे देखो आपका ये आपका सही मेथड है, क्योंकि आपने जीरो से तो स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल सही है। और आपने स्केल के बिल्कुल पैरेलल लिया है। ठीक है, स्केल को पेंसिल के पैरेलल लिया है। अब यहाँ पर देखो ऊपर 3 पॉइंट दिखा रखे हैं, वो क्या है मैं बताऊंगा, पहले ये पढ़ो। टू टेक द करेक्ट मेजरमेंट, यानी करेक्ट मेजरमेंट के लिए द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आइज, यानी कि आइज की करेक्ट पोजिशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द आइज शुड बी प्लेस्ड एक्सट्रली वर्टिकल, आइज भी आपको बिल्कुल वर्टिकल ही रखनी है, तब जाके आपकी जो रीडिंग है वो सही आएगी। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है मैं समझाता हूँ आपको, कि आपकी स्केल और आपकी पेंसिल का मेजरमेंट मतलब ये तो सही पोजीशन पे रखी हैं, बट अगर आप आपकी आँख को यहाँ पे रखते हो, यानी अपनी आँख को यहाँ पे रख के और अगर इसका मेजरमेंट पढ़ोगे तो ये मेजरमेंट गलत आएगा, क्योंकि आपकी ये लाइन ऐसी बनेगी देखो यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप आपकी आइज को यहाँ पे रखोगे तो भी मेजरमेंट गलत आएगा, क्योंकि आपकी लाइन कुछ ऐसे पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी आइज बिल्कुल वर्टिकल होगी सामने स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे, तब जाके आपकी रीडिंग जो है एक तरह से परफेक्ट आएगी। तो इसलिए हमारी आँख की पोजीशन पे भी एक रीडिंग डिपेंड करती है। अब ये तो बात हो गई आपके स्ट्रेट लाइन को मेज़र करने की। जैसे पेंसिल एक स्ट्रेट लाइन थी, उसको मेज़र कर लिया हमने। बट अब हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, यानी कर्व लाइन के लेंथ को किस प्रकार मेजर करें। ठीक है, तो आपको पता है कि मीटर स्केल से तो हम कर्व लाइन को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर स्केल आपका सीधा होता है, स्ट्रेट। ठीक है, तो देखो पहला है बाय यूजिंग द थ्रेड, यानी धागे से हम क्या कर सकते हैं, कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं हम। देखो आगे हैं मेजरिंग ए कर्व लाइन, ये एक्टिविटी मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए बी एक कर्व लाइन है, जैसा कि आपको दिख रहा है टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसको मेज़र करना है। तो हमने मान लीजिए एक फिक्स्ड धागा ले लिया, जैसे 10 सेंटीमीटर का या फिर 20 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर का, जो भी है। ठीक है, उस धागे को हम प्रॉपर उसके पॉइंट पे रखेंगे। फिर आपको पहले ये मेज़र कर लेंगे ऐसे चिपका के, ये कितना आ गया, फिर यहाँ से दोबारा ये मेज़र कर लेंगे, फिर ये पार्ट मेज़र कर लेंगे, फिर आपका ये पार्ट मेज़र कर लेंगे, फिर इधर कर लेंगे, फिर यहाँ तक कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये अलग अलग पार्ट मेज़र करके उन सब का ऐड करेंगे तो आपका टोटल मेज़रमेंट इस प्रकार से आ जाएगा। अब है जो आपके कर्विलिनियर लाइन है, उसका कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट बाय द डिवाइडर। तो डिवाइडर से देखो कैसे करेंगे। जैसा कि आपको एक एक्टिविटी 8 दे रखा है, इसमें एक कर्व्ड लाइन है, उसको हम डिवाइडर से मेजरमेंट करते हैं। तो मैं इसको पूरी पढ़ूंगा नहीं, बट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ओके, देखो ध्यान से, ये ये आपकी कर्व लाइन है, इसको मेजरमेंट करना है। तो देखो हमने डिवाइडर लिया, डिवाइडर का जो ये नोक है और ये नोक है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है हमने फिक्स ले ली 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको पहले यहाँ पे रखा, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर पार्ट काट लिया, फिर अगला 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 पार्ट हो गए, फिर 3 पार्ट हो गया, फिर 4 पार्ट हो गया, ऐसे करके आपने इसको मेज़र कर लिया। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई 4 × 2, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, फिर आपका ये जो वाला पार्ट है इधर वाला और इधर वाला, इसको आप अलग से मेज़र कर लो। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो है कर्व लाइन की डिस्टेंस भी हमें पता लग जाती है। तो ये 2 तरीके हैं कर्व लाइन को मेज़र करने के, एक तो हम थ्रेड यानी कि धागे से यूज करके मेज़र कर सकते हैं, और एक आपके डिवाइडर से। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख लो। पहला क्वेश्चन है व्हाट ब्रॉट अबाउट द रिवॉल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग। तो
आपका व्हील है इसमें आंसर। विच इन्वेंशन लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, व्हील। विच इज़ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपका फास्टेस्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। और व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, ठीक है, शोल्डर और मिडिल फिंगर का वो आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, अच्छा ये तो आपका आर्म लेंथ हो जाएगा, और ये शोल्डर वाला आपका ऐसा यूनिट्स आपके टाइम की तो सेकंड हो जाएगी। वाई डिड पीपल रियलाइज द नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका जो ये हैंड स्पान वगैरह था, फुट स्टेप था, ये आपके एक्यूरेट मेजरमेंट को नहीं देते थे, सो उन्हें नीड्स की रिक्वायरमेंट हुई मेजरमेंट की। आगे हम पढ़ते हैं रिलेवेंस ऑफ द एस्टिमेशन के बारे में। देखो इन मैनी केजेज वी नीड टू बी मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। देखो काफ़ी सारे केज होते हैं जिनमें हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड होती है, बट कुछ केजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें कोई एक्यूरेट मतलब की नीड नहीं होती मेजरमेंट की। अब एक्यूरेट की नीड कहाँ पे होती है, देखो एक्यूरेट की नीड होती है जैसे मेडिसिन से, मेडिसिन में हम एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं किसी भी सॉल्ट का, ठीक है, और यहाँ पर अगर एरर मेजरमेंट हो जाता है तो मे बी फैटल और ए पेशेंट, यानी कि उस पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। समझ में आ गया। तो यानी कुछ जगह हैं जहाँ पर हमें एस्टिमेशन काम नहीं करते हैं, यानी कि वहाँ पर एक्यूरेटली काम करती है, एक्यूरेट मेजरमेंट काम करता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन अदर सम केजेज वी डू नॉट रिक्वायर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। काफ़ी केजेज में हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर हम एक रफ यानी कि आइडिया ही लेते हैं, ठीक है, आइडिया ही एक मेजरमेंट लेते हैं, जैसे मेकिंग ए रफ मेजरमेंट विच मे बी इन एक्यूरेट। रफ मेजरमेंट क्या होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता, जैसे यानी कि वो एस्टिमेटेड होता है। जैसे हम व्हेन योर मदर कुक फूड, यानी कि जब आपकी माता खाना बनाती है, ठीक है, शी डज नॉट मेजर एवरी इंग्रेडिएंट प्रिसियसली, तो हर इंग्रेडिएंट को वो अच्छे से मेजर नहीं करती है कि भाई इतना ही सब कुछ लेना है। नमक डालती हैं तो वो मेजर नहीं करती कि 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम नमक डालना है, तोल तोल के नहीं डालते, यानी कि आइडिया से डालते हैं नमक। चीनी डालते हैं वो भी आइडिया से, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय उसमें डालते हैं कितनी डालनी है, आइडिया से डालते हैं, यानी नंबर ऑफ़ पीपल का थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि भाई 10 लोगों को चाय बनानी है तो उस हिसाब से डाल देंगे, 10 लोगों की सब्ज़ी बनानी है तो उस हिसाब से हम उनमें मसाले वगैरह यूज करते हैं। तो यानी कि ये सब कुछ एस्टिमेटेड होता है, एक रफ आइडिया होता है। सो एस्टिमेशन स्किल्स आर यूजफुल टू बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन आवर लाइफ, यानी कि एस्टिमेशन भी हमारे लाइफ के काफ़ी टाइम को एक तरह से बचाती है। बिल्कुल सही बात है, रोज़ रोज़ क्या तोल तोल के डालोगे क्या, ठीक है। सो एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट आल्सो। आगे हम बात कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशंस के बारे में, ठीक है, यानी कि कोई भी थिंग्स कब तो रेस्ट पोजीशन में होती है और कब वो मोशन में होती है। रेस्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है, यानी कि रेस्ट पोजीशन जिसमें मोशन नहीं होता है तो वो रेस्ट में होती है। अगर मोशन यानी कि कोई अगर पोजीशन में बदलाव होता है, यानी पोजीशन में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उस बॉडी को मोशन में कह सकते हैं। जैसे देखो, यू लुक अराउंड योर क्लासरूम, आप अपनी क्लास में देखो, यू सी द ब्लैक बोर्ड डेस्क एंड चेयर, बिल्कुल दे डो नॉट मूव, यानी कि वो अपनी ही जगह पर रहती है, वो मूव नहीं करती। दे आर स्टेशनरी, तो यानी कि इनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। स्टेशनरी मीन्स होता है फिक्स्ड, एक जगह पर फिक्स्ड, ठीक है। तो इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है, यानी कि स्टेशनरी हैं ये। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी कि एक बॉडी को रेस्ट में तब कहेंगे जब इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द इट्स सराउंडिंग, यानी कि इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होती है, ठीक है। और अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम उसको रेस्ट में नहीं कह सकते। सपोज करो मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं अगर बैठा ही रहूँगा तो यानी कि आई एम इन रेस्ट, ओके, आई एम ए स्टेशनरी। बट अगर मैं यहाँ पर उठ के चला जाता हूँ, दैट टाइम आई एम इन मोशन, ओके। तो व्हेन यू स्टैंड ऑन द साइड ऑफ ए रोड, यू सी ए कार, साइकिल एंड बसेज मूविंग फास्ट टू यू,
ओके। तो दे आर सेट टू बी इन मोशन, यानी कि जब आप रोड के बगल में खड़े हो, आप देखते हो कि कार बसें वगैरह रोड पे जा रही हैं, इट मीन्स वो मोशन में है। ए बॉडी इज सेट टू बी मोशन, तो हम किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे? वैन इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी कि वो अपनी पोजिशन को अपने सराउंडिंग के साथ में चेंज करती है, तो हम उसको मोशन में कहेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि रेस्ट में कोई बॉडी कब होती है, मोशन में कोई बॉडी कब होती है। ओके, आगे देखो। इफ़ यू आर सिटिंग इन ए मूविंग बस, अगर आप मूविंग बस में बैठे हो, यानी कि बस चल रही है और आप उसके अंदर बैठे हो, यू आर आल्सो इन मोशन, तो आप उस बस के साथ में मोशन में होते हो। समझ में आ गया? आप रेस्ट में नहीं होते। बिकॉज योर पोजिशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि आपकी पोजिशन जो होती है आपके आसपास के हिसाब से क्या होती है, चेंज हो रही है ना। तो यानी कि हमारी बॉडी बस में जब हम बैठे हैं तो रेस्ट में नहीं होती है, वो किस में होती है? मोशन में होती है। तो इन ऑर्डर टू क्लासीफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और मोशन वी नीड टू बी चूज ए फिक्स्ड पॉइंट इन द सराउंडिंग। ये लाइन समझ में आई? अच्छे से समझो इसको। यानी कि हम कब मोशन में हैं, कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए अपने आसपास, विच इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशंस, कि मोशंस कितने टाइप का होता है। मोशन तो पढ़ लिया, अगर हमारी पोजीशन बदलती है समय के रेस्पेक्ट में, समय के हिसाब से, दैट टाइम आवर बॉडी इन मोशन। बट टाइप ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन देखो क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ, देखो, इफ इट्स मूव एज ए होल, अगर ये पूरा ही मूव होता है, ऑल इट्स पार्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन गिवन टाइम, तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या हम उसको, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं। यानी कि अगर पहली बात तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, अगर वो पूरा ही मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अगर वो मान लीजिए सर्कुलर में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन हो गया, अगर वो कर्विलर लाइन में मूव करेगा तो कर्विलिनियर मोशन हो गया, अगर वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा मतलब ऐसे रेक्टेंगल जैसे, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। तो पढ़ते हैं। देखो, रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर, दोनों में एक ही बात है। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट, स्ट्रेट लाइन में मूव कोई ऑब्जेक्ट करता है तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो आपका लीनियर मोशन होगा या फिर आपका रेक्टिलिनियर मोशन होगा। जैसे एक बॉय है, वो 50 मीटर फ्लैट एक रेस मतलब सीधी रेस कर रहा है, तो यानी कि उसका मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर। कार भी रोड पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर यानी कि लीनियर मोशन है। देखो आगे, जैसे द मोशन ऑफ स्ट्राइक, मतलब कैरम बोर्ड पर जब हम स्ट्राइक करते हैं उसका मोशन भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा है एप्पल अगर ट्री से गिरता है नीचे तो वो भी आपका स्ट्रेट मोशन होता है। ठीक है। बटालियन मूविंग इन ए परेड, परेड में जो बटालियन मूव करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट मार्च करती है, यानी कि सीधे लाइन में ही मूव करती है, तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मतलब सर्कल में मोशन करेगा तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपका वॉच कर रहा है, देखो ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है। और ये दोनों ही सर्कुलर मोशन है, बट दोनों का टाइप अलग है, वो हम पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे देखो, द मूवमेंट ऑफ एन अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अगर मूवमेंट खुद की एक्सिस पे ही होता है तो हम इसको रोटेशन बोलते हैं, और अगर सन के अराउंड अगर हमारा अर्थ मूव करता है तो वो आपके रिवॉल्यूशन होता है। देखो एक मिनट, जैसे ये खुद की एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड रोटेशन, और ये चारों तरफ मूव कर रहा है,
इट मीन्स ये कौन सा मूवमेंट हो गया आपका, रिवॉल्वेशन। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, वो आपका रिवॉल्वेशन है। बट अर्थ खुद की एक्सिस पे भी मूवमेंट करती है, वो आपका रोटेशन है। तो रोटेशन और रिवॉल्वेशन दोनों ही मूवमेंट हमारी अर्थ करती है सेम टाइम में। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे अर्थ का दोनों मूवमेंट हो गया, एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्वेशन। आगे देखो, एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। कोई एथलेटिक किसी स्टेडियम में सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग करता है तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो गया। मोशन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। स्पिनिंग ऑफ टॉप, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। कर्विलिनियर का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कि ट्रेन चलती है। ए ट्रेन मूविंग ऑन ए कर्व्ड ट्रैक, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, पटरी का जो सिस्टम होता है वो कर्व्ड होता है, तो ये आपका कर्विलिनियर मोशन हो गया। कार रोड पे चलती है तो रोड भी आपके कर्विलिनियर होते हैं, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट हो, तो वो भी आपका कर्विलिनियर मोशन हो गया। आगे हम देख रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सेड इन रैंडम मोशन इफ इट चेंज इट्स डायरेक्शन इन ए इरेगुलर मैनर, यानी कि जब वो अपनी डायरेक्शन को इरेगुलर मैनर से चेंज करे। जैसे बी मूविंग इन गार्डन, मधुमक्खी गार्डन में मूव करती है तो वो रैंडम मोशन होता है, बिकॉज मधुमक्खी को खुद को पता नहीं होता कि किधर जाना है, कभी इधर भागी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ओके। हॉकी प्लेयर्स ऑन ए फील्ड, हॉकी प्लेयर्स जो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, ये भी रैंडम होता है, इनको खुद को पता नहीं रहता कि अब किधर भागना है। इधर उधर जिधर बॉल भागती है उधर ही इनको भागना होता है। अगला हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, जैसे कि फैन चलता है, रोटेशनल मोशन करता है फैन, रोटेट होता है। तो द मोशन of an object about an axis and its different parts moving by different distance given interval of time is called rotational motion. The motion of blades of the fan. ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि भाई फैन में किस टाइप का मोशन होता है, आपको बोलना है रोटेशनल मोशन। ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, विंड मिल में भी आपका रोटेशनल होता है, गियंट व्हील में भी आपका रोटेशनल होता है। ये आपके कुछ रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं पीरियडिक मोशन, जो कि आपके पेंडुलम में होता है। ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, इसमें पीरियडिक मोशन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो देखो, periodic motion, an object is said to be in periodic motion if it repeats the motion after regular interval of time, यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये अपने मोशन को रिपीट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, मूविंग ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड द मूविंग नीडल ऑफ द स्विमिंग मशीन और हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल पर्सन, ये सभी एग्जाम्पल्स पीरियोडिक मोशन के हैं, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, जैसे अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड में, ये भी फिक्स है कि एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है। क्लॉक हैंड्स है, उनका रिपीटेशन होता है, हर मिनट में हर सेकंड में वो अपना मूवमेंट करती हैं, रिपीट मूवमेंट होता है एक फिक्स पीरियड में। तो ये पीरियोडिक मोशन है। नॉन पीरियोडिक मोशन ये है, इसमें एक फिक्स जो इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन नॉन पीरियोडिक मोशन इफ इट डज नॉट रिपीट द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि ये रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट नहीं करता है। तो जैसे बर्ड्स ग्लाइडिंग इन द स्काई, तो बर्ड्स ग्लाइडिंग इन द स्काई, ए ट्रक मूविंग ऑन ए रोड। ठीक है, चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द पार्क, ये सभी एग्जांपल्स नॉन पीरियोडिक के हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं लेकिन वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिपीट नहीं कर रहे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक फिक्स मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स मोशन रिपीट नहीं होता है तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है।
नेक्स्ट आपका एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाकी है, वो है आपका मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट में एक टाइप से ज़्यादा टाइप के अगर मोशंस एक टाइम पे होते हैं तो हम इस टाइप के मोशन को भी पढ़ लेते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर एक समय में एक से ज़्यादा मोशन होते हैं। जैसे ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, अगर कोई कार है स्ट्रेट रोड पर मूव करती हैं, ठीक है, तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अभी मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में होगा तो रेक्टिलिनियर होगा या फिर लीनियर मोशन होगा। एंड लेकिन उस कार के जो व्हील्स मूव करते हैं वो उनका सर्कुलर मोशन हो गया। तो मतलब कार एक ही है, टाइम एक ही है, बट यहाँ पर मोशन दो हो रहे हैं, ठीक है। कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट मोशन हो गया, बट व्हील तो सर्कुलेशन मोशन कर रही है। तो यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोशंस एक ही टाइम होते हैं, तो बिल्कुल है। सेकंड एग्जांपल देख लो, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड अंडरगोज बोथ ट्रांसलेटरी एंड द रोटेशनल मोशन, दोनों हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, वेल से वाटर को खींचते हैं। द बकेट मूव्स अपवर्ड्स, बिल्कुल, एंड द पुल बाई विच द रोप्स मूव सो सर्कुलर मोशन, यानी कि बकेट को हम ऊपर से खींचते हैं तो पुल, बट रोप जो होती है वो सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, अर्थ का तो मैंने बता ही दिया कि अर्थ जो होती है रोटेशनल और रिवॉल्वेशन दोनों टाइप के मोशन करती है हमारी अर्थ, ठीक है। अगर वो खुद की एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशनल मोशन, और अगर वो सन के चारों ओर घूमती है तो आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से वन टाइम में एक से ज़्यादा मोशंस होते हैं। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं। मूविंग ब्लेड ऑन ए फ्लैन, तो ये आपका रोटेशनल मूवमेंट मोशन है। हॉकी प्लेयर्स ऑन ए फील्ड, ये आपका जो होता है वो आपका नॉन पीरियोडिक मोशन है। बॉय रनिंग ए 50 मीटर रेस, ये आपका स्ट्रेट मोशन है। ए बॉय रॉकिंग हिमसेल्फ ऑन ए रॉकिंग चेयर, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। ए बस स्टॉप ऑन ए स्टेट हाईवे में स्टेट मोशन यानी लीनियर मोशन है, या रेक्टिलिनियर मोशन है। एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स मूविंग इन ए लाइन, तो वो भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन है अगर लाइन में चलती है तो, ठीक है। इस टाइप से आपके चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर के साथ में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।